यह आवाज, यह पहचान नहीं, 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 बाथरूम में छुप गया, पसीने से भीगा हुआ, क्योंकि जो औरत दरवाजे के पीछे खड़ी थी, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और सिर्फ एक नहीं, 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स एक साथ, लैंडलॉर्ड, बॉस, टीवी एक्ट्रेस और एक जो सबसे खतरनाक है। 3 साल पहले मैं मंदिर भाग गया था उनसे बचने के लिए। 3 साल मेडिटेशन, 3 साल शांति सोचा था, अब लड़कियों से दूर रहूंगा। लेकिन जैसे ही यून सिटी वापस आया, पहला घर ढूंढा, लैंडलॉर्ड मेरी एक्स निकली। पहली जॉब मिली, बॉस मेरी एक्स निकली। टीवी खोला, एक्ट्रेस भी मेरी एक्स निकली। और ये सब दोबारा मुझे चाहती हैं। रात को एक-एक करके मेरे बेड में आ गई। मैं घबरा गया। ये सब क्या हो रहा है? तभी ट्रेन की अनाउंसमेंट गरज उठी, पैसेंजर्स प्लीज प्रिपेयर टू डिसम्बार्क। सपना था, मैं ट्रेन में था, सब एक नाइटमेयर था। फ्यू बच गया। लेकिन जैसे ही नीचे उतरा, 4 लड़कियां मुझे घूर रही थीं, देखो कितना हैंडसम है। और मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। 3 साल बाद मैं यून सिटी लौट आया। मेरी योजना है मेहनत से काम करना और औरतों से दूर रहना। एक 70 वर्ग मीटर का फ्लैट, 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम, हाई एंड फर्नीचर। किराया सिर्फ 1000 आरएमबी था। मिस्टर ली, क्या यह जगह सच में सिर्फ 1000 आरएमबी में है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यह बेहद सस्ता है। चिंता मत करो, मैं कोई ठग नहीं हूँ। ली वेई क्यांग हंसे और समझाया, मूल इंटरनेशनल हाई स्कूल की योजना रद्द हो गई, इसलिए स्कूल के पास के मकान सुस्त पड़ गए। मकान मालिक पूंजी वसूलना चाहता है, इसलिए सस्ते में किराए पर दे रहा है। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लगा जैसे मेरी किस्मत बदल गई। मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ली वेई क्यांग ने मुझे थोड़ा इंतजार करने को कहा, जबकि वे नीचे जाकर लैंडलॉर्ड को हैंड ओवर के लिए लाएंगे। थोड़ी देर बाद ली वेई क्यांग की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। उसके तुरंत बाद एक औरत की शांत लेकिन जानी पहचानी आवाज आई, अच्छा काम, तुमने पहले ही 4 यूनिट किराए पर दे दिए। यह आवाज सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैंने अचानक अपना सिर घुमाया। मेरी नजर उस औरत की हाई हील्स पर रुक गई जो अभी अभी अंदर आई थी। उस पीले सफेद टखने पर साफ तौर पर एक दिल के आकार का तिल था। लानत है। मैंने दबी आवाज में गाली दी। अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से बाथरूम में छुप गया। वो कहाँ है? लैंडलॉर्ड की आवाज लिविंग रूम में गूंजी, मेरा पेट खराब है, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या लैंडलॉर्ड अपना वीचैट छोड़ सकती हैं और मैं बाद में ऐड कर लूंगा? मैंने अपनी आवाज छुपाने की कोशिश करते हुए गला दबाया, मिस्टर झांग, आपकी आवाज थोड़ी अलग लग रही है। क्या एसी बहुत तेज है और आपको सर्दी हो गई? दरवाजे के बाहर औरत ने अचानक तीखे लहजे में पूछा। ली वेई क्यांग, क्या तुमने अभी उन्हें मिस्टर झांग कहा? उनका पूरा नाम क्या है? मैं आपसे परिचय कराना भूल गया। उस सज्जन का नाम चाओ यांग है। मैंने सुना है वे अभी अभी यून सिटी लौटे हैं। एक डरावनी खामोशी के बाद बाहर जोरदार हंसी फूट पड़ी, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, कदमों की आवाज नजदीक आई। उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। चाओ यांग, नाटक करना बंद करो, अभी बाहर आओ। मैंने गहरी सांस ली, बेताबी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बहुत दिनों बाद मिले, शाओ शुआंग। मैंने अजीब तरह से मुस्कुराने की कोशिश की। मेरे सामने खड़ी औरत शू शाओ शुआंग थी, कभी यून सिटी यूनिवर्सिटी की सुंदरी और मेरी उन 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक जो मुझे मार डालना चाहती थी। मुझे अब भी याद है मेरे फ्रेशमैन ओरिएंटेशन का दिन। वो स्कूल में लैम्बोर्गिनी लेकर आई थी, छोटी काली ड्रेस, लंबी टांगे और एक प्राकृतिक अहंकारी आभा के साथ। तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया। प्यार के मैदान में एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में मैंने तुरंत उसे जीतने की कसम खाई। और वास्तविकता उम्मीद से भी आसान थी। सख्त परवरिश वाली यह अमीर लड़की 1 महीने से भी कम समय में मेरे सामने हार गई। वो मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड बन गई। उस समय वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती थी, यहाँ तक कि मेरे बॉस बनने और उसके घर की मालकिन बनने की योजना बनाती थी। लेकिन जितना गहरा प्यार उतनी गहरी नफरत। जब मेरी 4 टाइमिंग की सच्चाई सामने आई, तो ए मिलियन का इनाम देने वाली पहली शख्स वही थी। अगर मुझे अपनी 4 एक्सेस में से किसी एक को चुनना हो, जो मुझे सबसे ज्यादा डराती है, वो निश्चित रूप से शू शाओ शुआंग है। अभी किराए का मकान मौत की तरह खामोश है। ली वेई क्यांग ने महसूस किया कि माहौल ठीक नहीं है और चुपचाप पीछे हट गए। मिस्टर ली, यह घर वास्तव में मुझे सूट नहीं कर रहा। मुझे डिपॉजिट भी वापस नहीं चाहिए। क्या मैं किराए पर नहीं ले सकता? क्वाआन, तुम फिर से भागना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। जाना इतना आसान नहीं होगा। अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगी, उसने धमकाया। यून सिटी लौटते ही मुझे मुकदमे में उलझाने के लिए। फिलहाल मेरे पास कोई स्थिर नौकरी नहीं है, इसलिए मैं सच में कोई झंझट नहीं संभाल सकता। एक बुद्धिमान आदमी किस्मत के आगे झुक जाता है। मैंने तुरंत अपना चेहरा बदला और चापलूसी भरी मुस्कान दी। हाहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। इतने शानदार घर को मैं किराए पर क्यों नहीं लूंगा? शाओ शुआंग,
तुमने इसे गंभीरता से तो नहीं लिया है ना? शाओ शुआंग, क्या किसी ने मुझे अभी मिस यू नहीं कहा? यह बहुत दूर की बात है। आखिर हमारा क्या रिश्ता है? ओह, तो तुम मुझे बताओ हमारा क्या रिश्ता है? मैंने बेब कहकर बुलाने की कोशिश की। वे दो शब्द जादू की तरह थे। शुशाओ शुआंग के गाल तुरंत लाल हो गए। उसने उलझन में खिड़की से बाहर देखा। बेब, मेरा पैर, क्या हम इतने करीब भी हैं? ली वेईक्यांग पास खड़े थे, पूरी तरह से स्तब्ध, फिर संकेत समझकर एक बहाना बनाकर चले गए। अब सिर्फ हम दोनों कमरे में रह गए। माहौल फिर से जम गया। मुझे डर था कि अगले ही पल वो चाकू निकाल लेगी, इसलिए मैंने जल्दी से विषय बदला। किराया देने और वीचैट के जरिए 5,000 आरएमबी ट्रांसफर करने के बाद भी उसके जाने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत वो और करीब आ गई। उसके शरीर से निकलती मादक खुशबू सीधे मेरी नाक में घुस गई। क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह से बाहर निकालना चाहते हो? मंदिर में 3 साल तक की गई साधना से मिली इच्छा शक्ति लगभग गायब हो गई। मैंने खुद को बचाने के लिए ईमानदारी से कबूल करने का फैसला किया। शाओ शुआंग, मैं पूरे 3 साल मंदिर में रहा हूँ। मैं सच में बदल गया हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारा मतलब है तुम बदल गए हो? कृपया मेरे लिए और परेशानी मत खोजो। शू शाओ शुआंग स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास और घबराहट की झलक आई। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम गलत थे? सच में। मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाऊंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं पुनर्विचार कर सकती हूँ। उसे लगा कि मैं वापस आने के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, जबकि मुझे लगा कि वो अपना हिट ऑर्डर वापस लेने पर विचार कर रही है। इस तरह हम दो बिल्कुल अलग आवृत्तियों पर थे। एक अजीब आम सहमति तक पहुंचे। शू शाओ शुआंग को विदा करना एक बड़ी आपदा से बचने जैसा लगा। हालांकि वो 3 मिलियन आरएमबी से ज्यादा की गुलाबी मर्सिडीज S7AC चला रही थी, जो साफ तौर पर उसकी शुगर मॉमी स्टेट्स दिखा रही थी। मुझे सिर्फ खुशी थी कि मैं एक और दिन बच गया। अगले दिन नौकरी ढूंढना स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से विफल रहा। मार्केटिंग मेजर प्लस 3 साल का गैप आगे की पढ़ाई के लिए। हालांकि मैंने दुनिया से दावा किया कि मैं 3 साल तक ग्रेड स्कूल में फेल हुआ, फिर भी मुझे स्टार्टअप रिक्रूटर्स के लिए बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और अहंकारी देखा, लेकिन मेरा रिज्यूमे पढ़ने के बाद वे तुरंत ठंडे हो गए। लगातार 4 बार रिजेक्ट होने के बाद मैंने अपने थके हुए शरीर को आखिरी कंपनी तक खींचा। इस समय कंपनी के स्टूडियो में एक आपदा सामने आ रही थी। उसकी उंगली पर कट लगा है। उसने वास्तव में इस तरह का बहाना देने की हिम्मत की। क्या उसे लगता है कि मैं 3 साल की बच्ची हूँ? शू वेन याओ को बताओ कि मैक्सिंग मीडिया फिर कभी उसके साथ काम नहीं करेगी। वो अपने आप को क्या समझता है? उसी पल डायरेक्टर झांग तनाव में थी और हवा खाने बाहर निकली। मैं बस अपना मुड़ा तुड़ा रिज्यूमे पकड़े हुए उदास चेहरे के साथ इंटरव्यू रूम से बाहर निकल रहा था। हॉलवे में उनकी नज़र अचानक मुझ पर पड़ी। फिर उनका पूरा शरीर अचानक जम गया। उन्हें यकीन नहीं हुआ यह चाओ यांग था। मैं मैक्सिंग मीडिया से उदास होकर बाहर निकला। मेरा मूड बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया। बार बार फेल होना, जबकि मेरी बचत लगभग खत्म हो चुकी है। क्या मुझे वाकई खाना डिलीवर करना होगा? जब मैं अपनी किस्मत के आगे झुकने वाला था, तभी एचआर व्यक्ति जिसने अभी मेरा इंटरव्यू लिया था, अचानक सांस फूलते हुए मेरे पीछे भागा। एक पल रुको, हमें आपकी योग्यताएं बहुत अच्छी लगती हैं। क्या आप यहाँ काम करने में रुचि रखते हैं? जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत तेजी से आते हैं। मुझे लगा कि मेरी ईमानदारी ने उन्हें छू लिया है। मैं बस यह तस्दीक करने वाला था कि मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोजीशन संभाल सकता हूं, जब उन्होंने अजीब तरह से मुझे रोका। दरअसल जो पोजीशन हम आपको देना चाहते हैं वो मार्केटिंग नहीं बल्कि मॉडल की है। मॉडल? कॉलेज में लोग मुझे स्काउट करते थे, लेकिन मैं 4 गर्लफ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में इतना व्यस्त था कि मेरे पास कोई वक्त नहीं था। 8,000 की बेस सैलरी प्लस कमीशन और बोनस। मैंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग की बेस सैलरी सिर्फ 6,000 थी। जिंदा रहने के लिए मॉडलिंग की बात छोड़ो, मैं ईंटें भी ढोता। मैंने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना खत्म किया और एक बहुत ही पेशेवर दिखने वाले स्टूडियो में ले जाया गया। मुझे लगा यह नए व्यक्ति के लिए ओरिएंटेशन है, लेकिन इन लोगों ने मुझे घेर लिया जैसे किसी दुर्लभ खजाने को देख रहे हों। खासकर झांग कुई नाम का वो फोटोग्राफर। वो बार बार कह रहा था कि मैं परफेक्ट हूँ, और इस तरह हैरानी में मुझे स्पॉटलाइट के नीचे धकेल दिया गया अपना अजीब मॉडलिंग करियर शुरू करने के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सब कुछ की व्यवस्था करने वाली शख्स वो डायरेक्टर झांग थी। दरवाजे के बाहर उन्होंने अभी-अभी उन एचआर स्टाफ को सख्ती से फटकारा था जिन्होंने मेरे रिज्यूमे का मजाक उड़ाया था। अभी दरवाजे की दरार से वो मुझे पोज देते हुए देख रही थीं, एक जटिल नज़र के साथ
होंठ काटते हुए और एक कमजोर औरत का लुक दिखाते हुए। चाओ यांग, तुम यून सिटी वापस आए और मुझे ढूंढा भी नहीं, साफ तौर पर। इस मैक्सिंग मीडिया की डायरेक्टर झांग वो दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड हैं जिनसे बिल्कुल बचना जरूरी है। फोटोशूट पूरे 5 घंटे तक चला। हालांकि प्रक्रिया अजीब थी, परिणामी तस्वीरें बेहद अच्छी थी, इससे पहले कि मैं सांस ले पाता। असिस्टेंट ने घोषणा की, डायरेक्टर झांग आपसे मिलना चाहती हैं, कृपया मेरे पीछे आएं। बुनियादी ऑफिस शिष्टाचार से मैंने हिम्मत जुटाई और डरते हुए ऑफिस में चला गया। क्या तुम काम के साथ तालमेल बिठा रहे हो? औरत एग्जीक्यूटिव चेयर में मेरी ओर पीठ करके बैठी थी। उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। मैं तालमेल बिठा रहा हूँ। अच्छा तालमेल मैडम, यह सब आपकी कृपा है। क्या ऐसा है? तो तुम यून सिटी कब लौटे? मेरी मुस्कान मेरे चेहरे पर जम गई। उसे कैसे पता कि मैं लौटा? कुर्सी घूम गई। वो चेहरा मुझे इतना डरा गया कि मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी। झांग यू है। यादें तुरंत मेरे दिमाग में आ गईं। सोफोमोर ईयर मूवी थिएटर में उस समय वो अभी भी एक गरीब छात्रा थी जब उसने मुझसे मुलाकात की। वो मेरी 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक थी, और वो भी जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा कर्जदार महसूस करता हूँ। उस भयानक स्थिति में जब मेरी 4 टाइमिंग का भंडाफोड़ हुआ और मुझे हर कोई बेताबी से खोज रहा था, वो एकमात्र थी जिसने मुझे नीचे गिरते वक्त लात नहीं मारी। यह पैसे लो, जल्दी जाओ और वापस मत आना। 3 साल तक नहीं मिलने के बाद कभी की मासूम और गरीब छात्रा एक निर्णायक सीईओ में बदल चुकी थी। तुम अब भी मुझे पहचानते हो? मुझे लगा कि तुम जैसे बड़े खिलाड़ी ने मुझे अब तक भुला दिया होगा। उसने आधी मुस्कान दी। मैंने अपना सिर नीचे झुकाया, पछतावे से भरा हुआ। मैंने उसे इन पिछले 3 सालों के बारे में कबूल किया, मंदिर में शाकाहारी और प्रार्थना का अनुभव। यह देखकर कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो, मुझे राहत मिली। सुनने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और मेरे सिर को सहलाया। बिल्कुल पहले की तरह, मुझसे 2 साल बड़ी बहन की क्षमता में। वो अक्सर ऐसा करती थी। उसकी कोमलता ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। उसकी सहनशीलता का सामना करना मुझे शू शाओ शुआंग के किचन नाइफ का सामना करने से भी ज्यादा असहज कर रहा था। घड़ी देखी, लगभग 2 बज गए थे। सबवे बहुत पहले चलना बंद कर चुकी थी। ट्रेनें रुक गई हैं, मैं टैक्सी से वापस जाता हूँ। मैं जाने की तैयारी कर रहा था। झांग युए निर्णायक रूप से खड़ी हुई और अपनी कार की चाबियां पकड़ी, ऐसे लहजे में बोलते हुए जो किसी इनकार की इजाजत नहीं देता। मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। अगर मैं उसे मुझे छोड़ने दूं और हम शू शाओ शुआंग से टकरा जाएं, तो वो सच में नरक की शुरुआत होगी। मेरे इनकार का सामना करते हुए झांग यू ने एक शब्द नहीं कहा। इसके साथ उसने मुझे अपनी कार में खींच लिया। रास्ते में उसने मुझे देखा और टिप्पणी की, तुम अभी भी वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। उस समय को याद करते हुए जब हम एक साथ पूरी रात जागते थे। तुम्हारे पास बिल्कुल यही एक्सप्रेशन था। जीवान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे पहुंचकर उसके जाने का कोई इरादा नहीं था, उसने कहा, एक बॉस की अपने अधीनस्थ की देखभाल के बहाने का उपयोग करते हुए। उसने मुझे कल छुट्टी की पेशकश की और ऊपर जाकर घूमने और जगह को साफ करने में मेरी मदद करने का सुझाव दिया। एक अधीनस्थ के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं कर सकता था। लिफ्ट के दरवाजे खुले और कमरा 505 के सामने। शू शाओशुआंग घर का बना लंच बॉक्स पकड़े हुए दरवाजे के पास बैठी इंतजार कर रही थी। मुझे और झांग यू को बाहर निकलते देखकर वो तुत्त भड़क गई और मेरा कॉलर पकड़ने के लिए लपकी। कल तुमने कसम खाई थी कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे, फिर भी आज तुम औरतों को घर ले आ रहे हो। ठंडा पसीना मेरे चेहरे से बह निकला। बाईं ओर एक्स गर्लफ्रेंड लैंडलॉर्ड और दाईं ओर एक्स गर्लफ्रेंड डायरेक्टर को देखते हुए, देखो देखो देखो, मुझे समझाने दो। यह लैंडलॉर्ड है जिससे मैं कल मिला था और यह डायरेक्टर है जिससे मैं आज मिला। मैंने 3 उंगलियां उठाई। यह सच था, हालांकि यह हास्यास्पद लगता है। यह पूरी तरह से एक संयोग है। मैं सच में गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। हम वास्तव में अभी ओवरटाइम कर रहे थे। मैं सिर्फ रास्ते में उसे छोड़ रहा था। झांग यू ने मेरा समर्थन किया, ओवरटाइम के तथ्य की पुष्टि की। उसके तुरंत बाद उसने मेज पलटी और तुम लैंडलॉर्ड के रूप में आधी रात को दरवाजे पर नजर रखते हुए, मुझे लगता है कि यह किराया इकट्ठा करने के लिए नहीं है ना? यह मेरा घर है। मैं जब चाहूं आ सकती हूँ। अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी है, तो चलो अंदर चलकर बात करते हैं। आज रात मैं चाओ यांग से बात करना चाहती हूँ। क्या लैंडलॉर्ड शामिल होना चाहती है? ठीक है, मुझे कौन किससे डरता है। मेरे पास भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं उससे ठीक से चर्चा करना चाहती हूँ। क्या किसी ने मेरी राय पूछी? उन दोनों ने कत्ल के इरादे से भरे माहौल में आम सहमति बना ली। बिल्कुल किसी ने संबंधित पक्ष की राय नहीं पूछी, जो कि मैं हूँ। 3 दिन पहले मंदिर में गुरु ने मुझे ईमानदारी से पीच ब्लॉसम लक से दूर रहने की सलाह दी थी। परिणाम स्वरूप अब मैं घर के सोफे पर बैठा हूँ। बाईं ओर एक्स गर्लफ्रेंड लैंडलॉर्ड शू शाओशुआंग है। दाईं ओर एक्स गर्लफ्रेंड डायरेक्टर झांग यू है। भगवान, कोई मुझे बचा लो यह लिखने के लिए।
घुटन भरी खामोशी। मैंने रात के खाने का सुझाव दिया। शाओशुआंग ने शर्माते हुए मुझे लंच बॉक्स दिया, बहाना बनाते हुए कि उसने बहुत ज्यादा बना लिया और लेकर आई। लेकिन जब मैंने इसे खोलकर देखा, अंदर कॉलेज में मेरा सबसे पसंदीदा जिंगजियांग श्रेडेड पोर्क था, अभी भी गर्मा गर्म। उसने साफ तौर पर बहुत देर तक इंतजार किया था। सिस्टर वेई और भी साहसी थीं। सीधे डिलीवरी ऐप पर बीबीक्यू और बियर ऑर्डर कर दिया। खाना 3 पूरे क्रेट बियर के साथ आया। डिलीवरी वाले ने कमरे में 2 खूबसूरतों को देखा। जाने से पहले उसने बहुत ही अर्थपूर्ण मुस्कान दी। पीने के 3 दौर के बाद मैंने शाओ शुआंग का पकाया चावल खाया। जानी पहचानी स्वाद ने मेरे दिल में अपराधबोध की भावना को चरम पर पहुंचा दिया। वे मेरे साथ इतनी अच्छी थीं, फिर भी मैं इतना कमीना था, मैं जो अपनी शराब नहीं संभाल सकता और एक बोतल के बाद बेहोश हो जाता हूँ। एक बियर पकड़ी और गटागट पी गया। शराब तुरंत मेरे दिमाग में चढ़ गई। धुंध में मैंने खुद को थप्पड़ मारा और लड़खड़ाते शब्दों में शुरू किया, कसम खाते हुए कि मैं कचरा हूं। अगर भविष्य में तुम लोगों को कोई परेशानी हो तो मैं चाओ यांग निश्चित रूप से तुम्हारे लिए आग और पानी से गुजरूंगा, पूरी तरह से होश खोने से पहले। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उन्होंने मेरे नशे में बेजान शरीर को एक साथ बिस्तर पर ले जाया। यूं ने मुझे धीरे से टक इन किया और मेरे सिर को थपथ पाया। यह बिल्कुल उसी पल था जब मैंने शू शाओशुआंग की अचानक पूछताछ सुनी, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? झांग यू, मुझे शांति से सोते हुए देखते हुए एक कोमल नजर से, उसने कबूल किया कि मैं वो था जिसने उसे उसका पहला डीएसी कैमरा दिया, उसके फोटोग्राफी के सपने का समर्थन किया। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे नफरत नहीं कर सकती थी। उसकी तुलना में शू शाओशुआंग का जवाब सरल, सीधा और संक्षिप्त था। मैं अभी भी चाओ यांग को पसंद करती हूँ, भले ही मैं उसे मारना भी चाहती हूँ। ये दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं है। इस बार मैं उसे फिर से भागने नहीं दूंगी। मैं सच में गहरी मुसीबत में था। झांग यू ने यह सुना, मुस्कुराई और अनुस्मारक के रूप में मेरा हाथ चुटकी ली। शू शाओशुआंग, तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। जिस व्यक्ति से तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है वो मैं नहीं हूं, बल्कि वे अन्य नावें हैं। उन दोनों ने मेरे लिए एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लिया, अन्य एक्स गर्लफ्रेंड से निपटने के लिए एक अस्थायी गठबंधन। अगले दिन मैं सिरदर्द के साथ उठा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैंने शू शाओशुआंग को मेरे ऊपर फैला हुआ शांति से सोते हुए देखा। जबकि बाथरूम का दरवाजा खुला, झांग यू तौलिए में लिपटी हुई बाहर निकली। मैं मर गया। क्या मैंने कल रात नशे में होश खोने के बाद नियंत्रण खो दिया? कल रात तुमने कुछ सच में अपमानजनक चीजें की। मैं डर से कांप गई। इन दो पूर्वजों को देखते हुए ठंडा पसीना बह निकला। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रही हूं। तुम एक मरे हुए सूअर की तरह सोए, कुछ भी नहीं हुआ। वो अच्छे मूड में लग रही थीं और उन्होंने मुझे दिन की छुट्टी दी। ऑफिस जाने से पहले उन्होंने कमरे को पूरी तरह से साफ भी किया, मुझे चेतावनी देते हुए कि उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गड़बड़ न करूं। शू शाओशुआंग थोड़ी देर बाद उठी। अचानक याद आया कि उसने कल रात कहा कि वो अभी भी चाओ यांग को पसंद करती है। वो तुरंत इतनी शर्मिंदा हुई कि गायब होना चाहती थी। शाओशुआंग, तुम जाग गई। कल रात तुम और झांग यू ने किस बारे में बात की? हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। उदाहरण के लिए, क्या हमें तुम्हारे सोते समय फायदा उठाकर तुम जैसे कमीने को मार देना चाहिए? मुझे अचानक रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अपनी जान बचाने के लिए मैं बिल्कुल फिर कभी शराब नहीं छूंगा। सुबह की धूप खूबसूरत थी। मैंने कुशलता से शू शाओशुआंग के बाल संवारे, जैसे 3 साल पहले लौट गया हूँ। चाओ यांग, आज दोपहर एक अच्छी फिल्म है, चलो साथ में देखने चलते हैं, ठीक है? उसने मुझे फिल्म के लिए आउट करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऑफिस जाने और अपने सहकर्मियों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए दृढ़ संकल्प था। आज नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। यह मेरा काम का पहला दिन है। मुझे अपने सहकर्मियों पर अच्छा प्रभाव डालना होगा। जब उसने मुझे दरवाजे तक देखा तो उसने लापरवाही से वो चीज फ्लेक्स की जिसे आप सुपर पावर कहेंगे। वो सीधे यूनिट 507 में सामने वाले हॉल में शिफ्ट हो गई। तुम्हें बताना भूल गई, ये पूरी इमारत मेरी है। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम किसी भी समय मेरा दरवाजा खटखटा सकते हो, ठीक है? शर्माते हुए उसने मुझे चुटकी ली, मुझसे वादा कराया कि मैं ऑफिस में गड़बड़ नहीं करूंगा इससे पहले कि वो मुझे जाने दे। मैं ऊर्जा से भरा हुआ कंपनी की इमारत की ओर गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने के दृश्य से स्तब्ध रह गया। विस्फोटक लड़ाकू शक्ति वाली फैन गर्ल्स की एक विशाल भीड़ ने मुख्य गेट को घेर लिया, गुस्से में साइन पकड़े हुए। वे मैक्सिंग मीडिया को उनके आइडल चू वेनियाओ को परेशान करने के लिए कोस रहे थे, जो टॉप स्टार था जिसे मैंने बदल दिया था। इन प्रशंसकों को उनकी डराने वाली उपस्थिति के साथ देखते हुए मैंने मुश्किल से निगला। मुझे जोखिम उठाना पड़ा और स्थिति का पता लगाने के लिए करीब जाना पड़ा। बात यह है कि किसी कमीने ने पिछले दरवाजे का उपयोग करके उनके ओप्पा की कवर शूट स्पॉट चुराई। मैंने कांपते हुए पूछा, तो
तो क्या सभी को उस आदमी का नाम पता है जिसने वो जगह ली? प्रशंसक तुरंत गुस्से से उबल पड़े, दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए। मैं वहीं जड़ हो गया, इन औरतों की भीड़ को देखते हुए जो मेरे खून के प्यासे थे। मेरी मुस्कान धीरे धीरे जम गई, मुझे बिल्कुल पता नहीं था इन पागल प्रशंसकों के मुंह में पिछले दरवाजे का उपयोग करने वाला कमीना जिसने नौकरी चुराई वो वास्तव में मैं था, जिंदा खा लिए जाने से बचने के लिए। मैंने एक दर्शक होने का नाटक करने और चुपचाप भाग जाने की योजना बनाई, लेकिन मैंने फैंडम के सूचना नेटवर्क को कम आंका। किसी ने मेरी तस्वीर ग्रुप में भेज दी थी और मेरी पहचान तुरंत उजागर हो गई। सैकड़ों पाउंड वजनी मांस की दीवारें मेरी ओर दुर्घटनाग्रस्त हुईं। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं उस स्टार को नहीं जानता, लेकिन इसे उकसावे के रूप में लिया गया। उनकी गालियां और भी बदसूरत होती गईं, यहाँ तक कि झांग यू पर भी निशाना साधने लगी। वो झांग नाम की बॉस भी कोई अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर वो निश्चित रूप से बॉस के साथ सोया है ऊपर चढ़ने के लिए। तुम सिर्फ उसके बॉय टॉय हो, है ना? इस तरह दिखते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसके बिस्तर में रेंग सके। ओ, कैसा घिनौना जोड़ा व्यभिचारियों का। मेरा अपमान करना एक बात है, लेकिन झांग यू का अपमान करना, अब तुम सीमा पार कर गए। तुम लोगों के मुंह बहुत गंदे हैं। गुस्से की दहाड़ के साथ मैंने गालियों की अगुवाई करने वाली 400 पाउंड की औरत की ओर मुक्का झोंका, उसे भीड़ के बीच में गिरा दिया। दृश्य तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया। पागल औरतों की भीड़ चिल्लाई और मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मुझे लगा जैसे एक प्रोफाइटर ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। मंदिर में 3 कठिन वर्षों की शारीरिक प्रशिक्षण और मेरी 6 ऊंचाई की बदौलत मैंने भीड़ के माध्यम से धावा बोला। हर मुक्का पूरी तरह से लगा। उसी समय ऊपर झांग यू खुफिया रूप से मेरी सोती हुई तस्वीर देखकर मुस्कुरा रही थी। यह सुनकर कि चाओ यांग पर हमला किया जा रहा है, वो पूरी तरह से घबरा गईं और पागलों की तरह नीचे भागीं। जब पुलिस सायरन बजी तो मेरा चेहरा खून से सना हुआ था। मेरे कपड़े फटे हुए थे और मुझे पुलिस कार में घसीटा जा रहा था। जब कार का दरवाजा बंद हुआ तो मैंने उसे दूर देखा, आमतौर पर निर्णायक महिला सीईओ। उसका चेहरा अब पीला था, मुझे पीड़ादायक दर्द की अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। मैंने अपने माथे पर घाव को पकड़ा, पछतावे से भरा हुआ। उन जहरीले प्रशंसकों को मारने के लिए पछतावा नहीं, बल्कि झांग यू के लिए इतनी बड़ी आपदा पैदा करने के लिए पछतावा। इस झगड़े में एक टॉप टियर स्टार शामिल था। एक बार ट्रेंडिंग सर्च में आने पर मैक्सिंग मीडिया में 30 साल की कड़ी मेहनत बस नाली में बह सकती है। जब झांग यू दौड़ती हुई आई और चिंता से मेरा चेहरा उठाकर घाव की जांच की, यह पुष्टि करने के बाद कि यह सिर्फ एक मामूली चोट थी, वो अचानक विस्फोट हो गई। चाओ यांग, क्या तुम पागल हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही छुट्टी नहीं दे दी थी? तुम ऑफिस में क्यों आए? सिस्टर वेई, गुस्सा मत हो। बस जनता को बताओ कि मैं एक अस्थायी कर्मचारी हूँ। सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दो और मुझे निकाल दो। मुझे लगा कि वो कंपनी के बारे में चिंतित थीं, इसलिए मैंने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया। वो स्तब्ध रह गईं। लगा जैसे कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन मुझे पहले ही पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा था। 7 दिनों के प्रशासनिक हिरासत का सामना करने की तैयारी कर रहा था। डिटेंशन सेंटर में प्रवेश करने से पहले मैंने अंतिम बार अपना फोन चेक किया, जैसा कि अपेक्षित था। कीवर्ड मेल मीडिया कर्मचारी ने गली में निर्दोष महिला प्रशंसक पर हमला किया दिखाई दिया। आकर्षक समाचार का आकर्षण चरम पर पहुंच गया था। दुर्भावनापूर्ण रूप से संपादित वीडियो फुटेज ने मुझे एक पूर्ण खलनायक में बदल दिया। ध्रुवीकृत लिंग धारित शीर्षक ने आग में घी डाला। उसी समय युनगुआंग बिल्डिंग में तारों से भरे एक चैरिटी बैंक्वेट में एक काली वैन रुकी, लंबी अंतहीन टांगें बाहर निकली। एक आश्चर्यजनक चेहरे ने कैमरे की फ्लैश को तेजी से झपकाया। पेइलुशी, मनोरंजन उद्योग में अभी की सबसे हॉट टॉप स्टार और ट्रेंडिंग सर्च की रानी भी, जो लिफ्ट में बड़े पैमाने पर मीडिया संसाधन रखती हैं। असिस्टेंट ने उन्हें हमले के बारे में गर्म खबर देखने के लिए फोन दिया। मूल रूप से चू वेन्याओ के प्रशंसकों को पीटे जाने का मजाक उड़ाने का इरादा था। पेइलुशी, जिस पल उसने वीडियो में आदमी को स्पष्ट रूप से देखा, उसका चेहरा हिंसक रूप से बदल गया, उसके हाथ कांप रहे थे। इस व्यक्ति का नाम चाओ यांग है, मैक्सिंग मीडिया में एक नया पुरुष मॉडल। वो पहले से हिरासत में है। यह नाम सुनकर पेइलुशी के अंग कमजोर हो गए, लेकिन उसकी आंखें कट्टर रोशनी से जल उठीं। आदेश भेजो, आज रात मुझसे संबंधित हर ट्रेंडिंग सर्च को हटा दो। उसकी आवाज क्रोध और अत्यधिक उत्साह के मिश्रण से कांप रही थी। उत्साह, चू वेन्याओ पर सारी गंदगी और घोटालों को खोदने के लिए हर मीडिया संसाधन का उपयोग करो, साथ ही उस वीडियो का कच्चा फुटेज प्राप्त करो। मैं चाहती हूं कि चू वेन्याओ तुरंत अभी खत्म हो जाए। यह स्पष्ट था कि इस बार चाओ यांग ने सिर्फ एक हॉर्नेट के घोंसले को नहीं छेड़ा, बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में एक एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाया। जेल में मेरी पहली रात के दौरान निश्चित रूप से लोग पूरी रात जागे रहे। इस समय शू शाओशुआंग एक गीत गुनगुना रही थी, जबकि मेरे लिए बीफ स्टू और आलू बना रही थीं।
उसका दिल खुशी से भरा था, मुझे फिल्म के लिए पूछने की योजना बना रही थी। हालांकि जांग युवेई का एक संदेश, चाओ यांग ने लड़ाई की और 7 दिनों के लिए हिरासत में है, तुरंत उसके मीठे सपने को चकनाचूर कर दिया। यह पता लगाने के बाद कि मुझे चू वेन्याओ नाम के एक टॉप स्टार ने फंसाया था। इस पूरी इमारत की मालकिन छोटी लैंडलॉर्ड की नज़र तुरंत बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसने तुरंत एक फ़ोन कॉल किया। पापा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक मदद करें। इस समय चू वेन्याओ एक विला में 25 साल की औरत को गले लगाकर जश्न मना रहा था। उसने सोचा कि उसने मूल वीडियो को नष्ट कर दिया है और मुझ जैसे भाग्यशाली हारे हुए पर सारी गंदगी पिन कर दी है, जिससे वो आराम से बैठकर लाभ का फायदा उठा सके। हालांकि अगली सुबह जल्दी उसका इंतजार कर रहा था पैसा नहीं, बल्कि एक विनाशकारी झटका। कुछ बड़ा हुआ चू वेन्याओ को उसके असिस्टेंट की चीख ने जगाया। उसने वीबो खोला और देखा कि शीर्ष 5 ट्रेंडिंग सर्च परिणामों में से द्वि उसके काले अतीत के बारे में थे, कर चोरी, घर के अंदर धूम्रपान, नाइट क्लबों में जंगली पार्टियां और वो खबर जिसने इंटरनेट को तोड़ दिया, चू वेन्याओ की एक बड़ी उम्र की औरत के साथ गुप्त कमरे की मुलाकात हाई रेस फोटो के साथ पूरी। बेशक चाओ यांग हमले की घटना का घातक उलटफेर पूरा वीडियो जारी किया गया था। मैं एक दुर्व्यवहार करने वाले से एक पीड़ित में बदल गया, जो अपमानित होने के बाद विरोध करने के लिए मजबूर किया गया था। सिर्फ एक रात में जनमत पूरी तरह से पलट गया। सभी ब्रांड्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। हेयू ग्रुप के यून सिटी के सबसे अमीर आदमी ने सीधे उद्योग व्यापी प्रतिबंध का आदेश दिया। चू वेन्याओ अपने बिस्तर पर गिर गया, निराशा में चिल्लाते हुए। लानत है, मैंने किसको नाराज किया? वो कभी समझे बिना मर गया कि हेयू ग्रुप के चेयरमैन का नाम शू दागवोक है और जो मेरे लिए बीफ स्टू और आलू पका रही है। शू शाओशुआंग, शू दागवोक की कीमती बेटी। मुझे परेशान करना एक बात है, लेकिन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ गड़बड़ करना, उसने सच में एक ईंट की दीवार से टक्कर मार ली। मेरा समय पूरा होने के बाद 7 दिन की हिरासत, मैंने खुद को तैयार किया कि मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। जांग युवेई और कंपनी को नीचे खींचने से बचने के लिए मैंने हर चीज के लिए अकेले गिरने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन के दरवाजों से बाहर निकलते हुए, भूखे बाघों की तरह भयंकर रिपोर्टर्स की भीड़ का सामना करते हुए, मैं कूल्हों पर हाथ रखकर लंबा खड़ा हुआ और चिल्लाया, यह सही है, मैंने यह सब किया। चाहे वो बॉडी डबल हो या लड़ाई, यह सब मेरा अपना काम था। मुझे वो चू वेन्याओ आदमी परेशान करने वाला लगा, इसलिए मैंने जानबूझकर उसके साथ गड़बड़ की। मुझे लगा कि मुझ पर गालियों की बौछार होगी, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए रिपोर्टर्स ने मुझे प्रशंसा के साथ देखा। कुछ ने तो मुझे थम्स अप भी दिया। मैं पूरी तरह से सुन्न था। ठीक तब जांग युवेई ठीक समय पर ड्राइव करके आई, मुझे दृश्य से बचाने के लिए कार में। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे अपना फोन चेक करने को कहा। इसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि इन 7 दिनों में दुनिया बदल चुकी है। चू वेन्याओ की छवि प्रशंसकों का अपमान करने और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने जैसे घोटालों के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इस बीच जिस आदमी ने मेरे जैसे पागल महिला प्रशंसक को पीटा, वो किसी तरह विषाक्त फैंडम संस्कृति के खिलाफ आरोप का नेतृत्व करने वाला नायक बन गया। जांग युवेई ने अचानक कार रोक दी। लाल रिम्ड आंखों के साथ उसने मुझे देखा। चाओ यांग, मैंने उस समय का पूरा वीडियो देखा है। क्या यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया था कि इसलिए तुमने उनसे लड़ाई की? वे इतनी गंदी चीजें कह रहे थे। इससे पहले कि मैं खत्म कर पाता, वो आंसुओं में थी, मेरा हाथ पकड़ते हुए। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी लालसा भरी आंखों में देखते हुए मैं कुछ सांत्वना देने वाला था जब उसने अचानक मेरा सिर पकड़ा। उसके नरम होठों ने तुरंत मेरे को ढक दिया। शर्माते हुए उसने मुझे वापस ऑफिस ले जाने के लिए कार फिर से शुरू की। उसके दिल में उसने पहले ही एक निर्णय ले लिया था, माफ करना शाओशुआंग। लेकिन यह पता चला कि मैं अभी भी चाओ यांग को नहीं छोड़ सकती। कार में माहौल अजीब हो गया। मेरा सिर उस चुंबन से भरा हुआ था। 30 साल की साधना एक चाल में नष्ट हो गई। जांग युवेई स्टीयरिंग पकड़े हुए अपने अभी के आवेगपूर्ण कार्य से घबराई हुई लग रही थी। पछतावा और डर महसूस कर रही थी कि मैं घबराकर भाग सकता हूँ। हम जल्द ही ऑफिस पहुंच गए। जांग युवेई ने दरवाजे पर खड़ी एक सफेद स्पोर्ट्स कार को घूरा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। बिना कुछ कहे उसने मुझे पहली मंजिल के मीटिंग रूम में छुपाने के लिए धकेल दिया, फिर गंभीर चेहरे के साथ अकेले ऊपर गई। दूसरी मंजिल के ऑफिस में तीसरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो मुझे ढूंढने आई थी, उभरती हुई स्टार पेई ल्यूसी। वो सीधे मुद्दे पर आई। चाओ यांग कहाँ है? उसके आश्चर्यजनक चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मैं तुम्हें उसे देखने नहीं दूंगी। मैं एक साइको को उसके पास नहीं आने दे सकती, खासकर तुम जैसे मानसिक मामले को। जांग युवेई शू शाओशुआंग से नहीं डरती थीं, क्योंकि शू शाओशुआंग सिर्फ अहंकारी थी। लेकिन वो जानती थीं कि पेई ल्यूसी की मानसिक स्थिति बेहद अस्थिर है। वो सच में मुझे बर्बाद करने या यहाँ तक कि मारने में सक्षम है।
पेई ल्यूसी ने पहले कंपनी को कुचलने की धमकी दी, लेकिन जांग यूई की दृढ़ प्रतिक्रिया देखकर वो तुरंत एक प्रो एक्ट्रेस की तरह रोने और गिड़गिड़ाने लगी, मुलाकात के लिए भीख मांगते हुए। जांग यूई को इसमें नहीं पड़ते देखकर उसने अपने आंसू पोंछे और अपना असली पागल चेहरा प्रकट किया। उसने खिड़की के बाहर झुंड के प्रेस वाहनों के बेड़े की ओर इशारा किया, 10 से ज्यादा प्रमुख मीडिया आउटलेट्स जिन्हें उसने बुलाया था। अगर रिपोर्टर्स को गलती से पता चल गया कि चाओ यांग मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। यह पेई ल्यूसी का तर्क था। उसे परवाह नहीं थी कि मैं खुश हूं या नहीं, उसे सिर्फ कब्जे की परवाह थी, भले ही हमें एक साथ कब्र में जाना पड़े, एक पागल का सामना करते हुए जो न केवल आत्मविनाश कर सकती है, बल्कि मुझे भी अपने साथ नीचे खींच सकती है। जांग यूवेई मेरी जान बचाना चाहती थी, आखिरकार असहायता में अपना सिर झुका दिया। मैं तुम्हें उसे देखने दूंगी। मीटिंग रूम के बाहर जांग यूवेई ने पेई ल्यूसी को अंदर जाने से पहले रोका। इस अस्थिर मानसिक स्थिति वाली टॉप स्टार का सामना करते हुए यूवेई ने सुरक्षा से स्कैनर का उपयोग करके उसकी तलाशी लेने पर जोर दिया, जैसा कि अपेक्षित था। अलार्म जोर से बजा। पेई ल्यूसी को अपनी कमर से एक लंबी पतली छुरा खींचने के लिए मजबूर किया गया और इसे फर्श पर फेंक दिया, लापरवाही से कहते हुए कि वो इसे आत्मरक्षा के लिए रखती थी। दरवाजा खुला। मुझे लगा कि यह यूवेई थी, लेकिन इसके बजाय एक खूबसूरत आकृति भूखे भेड़िए की तरह अंदर दौड़ी, मुझे सीधे फर्श पर लपेटते हुए। चाओ यांग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पेई ल्यूसी ने एक चिपचिपी छोटी बिल्ली की तरह काम किया, मेरे सीने में अपना सिर दफन करते हुए। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया, उसके हाथ मेरे कंधों को कसकर पकड़े हुए, उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। तुमने 3 साल पहले मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं काफी सुंदर नहीं हूं, या यह उस सड़ी हुई औरत की वजह से? मुझे बताओ। मैं केवल असहाय रूप से हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहला सकता था। तुरंत उग्र पागल एक पश्चातापी छोटी लड़की में बदल गई, जोर जोर से सिसकते हुए। यह है पेई ल्यूसी, मेरी तीसरी एक्स गर्लफ्रेंड, शहर में रहने वाली, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाली एक औरत। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन पेई ल्यूसी से पहली बार मिलने को याद किया फ्रेशमैन साल के दौरान। उस समय उसे फिल्म अकादमी में धमकाया जा रहा था और उसने मेरी संपर्क जानकारी मांगने की हिम्मत जुटाई। मैंने दूर से उसका मजाक उड़ाने वाले बदमाशों को देख लिया, तो मैंने उसे सीधे बताया कि अगर वो धमकाई नहीं जाना चाहती, तो उसे बस उन्हें एक धुलाई देनी चाहिए। उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो एकल अभिभावक घर में बड़ी हुई और एक बार एक सहपाठी को अंधा करने के लिए पेंसिल का उपयोग किया था, जिसने उसकी माँ का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुधार स्कूल भेजा गया। उसकी प्रकृति दबी हुई और वर्षों तक ब्रेनवॉश की गई। मेरे शब्द पेंडोरा के बॉक्स को खोलने वाली चाबी की तरह थे, उसके दिल में राक्षस को मुक्त करते हुए। उस दिन उसने 5 रूममेट्स को गंभीर रूप से घायल चुप किया, मुझे केवल एक वाक्य भेजते हुए। मैंने उन्हें पीट दिया और मैंने जवाब दिया। अच्छा किया। तब से उसकी दुनिया में केवल 2 लोग थे, वो खुद और मैं। एक साथ होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पेई ल्यूसी की कब्जे की इच्छा तर्कहीन रूप से मजबूत थी। फ्रेशमैन साल मैं ब्रेकअप करना चाहता था, परिणाम उसकी कुल पागलपन देखना था। उसने एक छुरा पकड़ा और मुझे एक होटल के कमरे में कोने में कर दिया। उस पागल अनुभव ने मुझे फिर कभी ब्रेकअप का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं दी। मैंने आखिरकार उसका स्वभाव समझ लिया। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, वो बल की तुलना में कोमलता को पसंद करती थी। जब तक मैंने उसे कुछ तारीफ और सिर थपथ पाना दिया, हम बात कर सकते थे। उस साल जब मेरी 4 टाइमिंग का भंडाफोड़ हुआ, तो मेरे भागने के पंच से कारण उसके मुझे छुरा मारकर मार डालने का डर था। अभी वो अपनी पूरी ताकत से मेरे सीने पर मुक्के मार रही थी, रोते हुए और शिकायत करते हुए, तुम कमीने, तुम उस समय क्यों भागे? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे डर था कि तुम पागल हो जाओगी? बेशक वो 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में सबसे डरावनी थी, लेकिन संभालने में भी सबसे आसान। कुछ सुखदायक शब्दों और यून सिटी में रहने और फिर कभी नहीं जाने के वादे के साथ उसका चेहरा तुरंत उदास से उज्जवल हो गया। उसने एक चुंबन की भी मांग की, इससे पहले कि वो मुझ पर यकीन करे। जब हम फर्श पर बैठे भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, तो उसने अचानक कई बैंक कार्ड निकाले और मुझे सौंप दिए। यहाँ वो सारा पैसा है जो मैंने पिछले 30 सालों में कमाया है। मैं यह सब तुम्हें दे रही हूँ। क्या तुम कृपया आपसे काम करना बंद कर सकते हो? इस टॉप टियर महिला स्टार की विशाल बचत का सामना करते हुए मैंने दृढ़ता से मना कर दिया। वो सिर्फ मेरा समर्थन नहीं करना चाहती थी, बल्कि शाब्दिक रूप से मुझे पिंजड़े में बंद रखना चाहती थी। तुम स्टार बनी रहो और मैं यहाँ काम करता रहूंगा जैसा मैंने वादा किया था। जब तक तुम मुझे ढूंढने आओगी, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। वो आज्ञाकारी रूप से मेरे सीने में घुस गई, आखिरकार उस चरम नियंत्रण की इच्छा को कम करते हुए। ठीक तब
जांग युवेई और रिपोर्टर्स अंदर घुसने वाले थे। केवल तभी मुझे एहसास हुआ कि ये रिपोर्टर्स जानबूझकर पेई ल्यूसी द्वारा बुलाए गए थे, जांग युवेई पर दबाव डालने के लिए कि वो उसे मुझे देखने दे। सिस्टर वेई को बाद में माफी दो। मैं उसे माफी दूं? वो मूल रूप से अवज्ञाकारी थी, लेकिन मेरी नजर के नीचे वो तुरंत डर गई। ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। ठीक है, अब से तुम मुझे जो कुछ भी करने को कहोगे, मैं वो करूंगी। मैं सुरक्षित रूप से मीटिंग रूम से बाहर चला गया और जांग युवेई का दिल जो उसके गले में था आखिरकार शांत हो गया। वो छुरा लेकर आई जो उन्होंने जब्त किया था। नहीं, बाहर नहीं निकाल सकी। अभी भी कमरे में दोनों महिलाओं का एक संक्षिप्त टकराव हुआ। पेई ल्यूसी मुझे खुश करना चाहती थी। वास्तव में अपना सिर झुकाया और जांग युवेई से माफी मांगी। जांग युवेई यह देखते हुए कि वो पूरी तरह से अनुचित नहीं थी, एक लंबी सांस ली। अंत में उन्होंने फिर भी उसे मेरा घर का पता दे दिया। रिपोर्ट से निपटने में और 2 घंटे लगे। मैं पूरी तरह से थक गया था। इससे पहले कि मैं राहत की सांस भी ले पाता, पेई ल्यूसी अचानक जांग युवेई के सामने भाग निकली। मेरा चेहरा उठाया और मुझे चुंबनों से नहलाया। तुमने मुझे चूमा नहीं, तो मैं बस तुम्हें चूम लूंगी, ठीक है? वो शर्मा गई, एक फ्लर्टी टिप्पणी छोड़ी और संतुष्ट होकर भाग गई। बकवास। मैंने फिर से अपनी व्रत तोड़ी। क्या आस्वाद अभी भी बाकी है? मेरे होंठ मीठे हैं या उस बड़ी स्टार के होंठ मीठे हैं? मैं इतना डर गया कि मैंने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। बेहतर है जल्दी घर जाओ, वरना घर पर व्यक्ति कत्ल के इरादे से टपकती हुई यहां आएगी। अपार्टमेंट लौटते हुए मैंने घबराते हुए 5-7 पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। शू शाओशुआंग के साथ गंदे बाल, अखरोट की तरह सूजी हुई आंखें बिल्कुल हैगर्ड दिख रही थीं। जिस पल उसने मुझे देखा, उसकी सारी दबी हुई निराशा आखिरकार फूट पड़ी। वो चिल्लाई और मेरी बाहों में गिर गई। मेरे सामने हैगर्ड शू शाओशुआंग को देखते हुए मेरा दिल अपराधबोध से भर गया। इन 7 दिनों के लिए वो खा या सो नहीं पाई लगातार सपना देखते हुए कि मुझे हिरासत में धमकाया जा रहा है और व्यर्थ में मदद के लिए चिल्ला रहा हूं। मुझे सुरक्षित देखने के बाद वो अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराई और एक मेज भर मेरी पसंदीदा व्यंजन लगा दिया जो उसने परिश्रम से तैयार किए थे। नहाने और मेकअप करने के बाद अपनी मूल सुंदरता फिर से हासिल करने के लिए उसने अचानक पेई ल्यूसी के बारे में तीखे सवाल पूछे। पता चला पेई ल्यूसी द्वारा खबर लीक करने के अलावा चू वेन्याओ के पूरी तरह से बर्बाद होने का कारण यह था कि शू शाओशुआंग ने अपने पीछे हेयू ग्रुप के दबाव का उपयोग किया। शू शाओशुआंग ने मांग की कि मुझे और पेई ल्यूसी के बीच क्या हुआ। मुझे हिचकिचाते देखकर उसने तुरंत चुंबन के बारे में अनुमान लगाया। मुझे भी चाहिए। पेई ल्यूसी के पास जो कुछ भी है मुझे भी वो चाहिए। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया भी दे पाता, उसने मेरा सिर पकड़ा और मुझे चुंबनों से नहला दिया। मैंने अपने होठों को छुआ, असहाय और अपने दिल में एक बार फिर पश्चाताप महसूस करते हुए। अबॉर्ट! मैंने फिर से अपनी व्रत तोड़ी। हालांकि चुंबन के ठीक बाद चाओ यांग के लिए खाना बनाने की गर्माहट पर हमेशा भरोसा करते हुए इस पूरे समय उसकी आत्मा अचानक शिथिल हो गई और वो सीधे मेरी बाहों में गिर गई। वो बहुत थकी हुई थी। मेरा दिल दुखा जब मैंने उसे दुल्हन शैली में वापस उसके बेडरूम में ले गया। उसने सपने में मेरा हाथ पकड़ा। 10 सेंसेस भी कम समय में गहरी नींद में गिर गई। मैं बिस्तर के पास बैठा, धीरे से उसका हाथ पकड़े हुए और उसे गुड नाइट की कामना करते हुए। शहर के दूसरे कोने में मुझे पता नहीं, मुझे निशाना बनाकर एक शिकार की बातचीत हो रही थी। चू यान याओ अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया, एक जुआरी की तरह जिसकी आंखें सब कुछ खोने से लाल हो गई थीं। अंडरवर्ल्ड के जेड फॉरेस्ट गैंग के तीसरे मास्टर लियू डिंग को खोजने गया। भले ही मेरी प्रतिष्ठा फिलहाल बढ़ रही थी, जिससे गुंडों को कुछ हिचकिचाहट हो रही थी। यहाँ 7 मिलियन है, 5 मिलियन उसकी जान लेने के लिए और 2 मिलियन तुम लोगों के लिए हश मनी के रूप में। इस बीच मैं इस सबसे पूरी तरह से अनजान सुबह की धूप में चू शाओशुआंग के बिस्तर के पास जाग रहा था। चू शाओशुआंग अपना एप्रन बांध रही थी। मेज पर तला हुआ आटा और टोफू पुडिंग लगा था जो उसने खुद बनाया था। बिल्कुल एक नवविवाहित छोटी पत्नी की तरह दिख रही थी। इस गर्म एहसास ने मुझे हाई अलर्ट पर रखा। कल 3 एक्स गर्लफ्रेंड्स द्वारा चूमे जाने और मुड़े जाने के बाद मेरे मंदिर की साधना से बनाई गई इच्छा शक्ति गिरने लगी थी। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को दोहराऊंगा। चाओ यांग, तुम वहां क्या सुन्न खड़े हो? जल्दी से नाश्ता खाओ। जैसे ही मैं खाने वाला था, कमरा 505 सामने वाले हॉल से दस्तक आई। कौन दस्तक दे रहा है? मैंने पीप होल से देखा और मेरी जान निकल गई। पेई लूसी, वो यहाँ कैसे आई? मैं पूरी तरह से खराब हो गया हूँ। मैंने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन चू शाओशुआंग ने तीखेपन से असामान्यता देखी। वो तुरंत अपने कोमल छोटी पत्नी के व्यक्तित्व से बाहर निकल गई और अत्यधिक आभा वाली एक अमीर युवा मालकिन में वापस आ गई। तुम इतने डरपोक क्यों हो रहे हो? हटो, मुझे देखना है कौन दस्तक दे रहा है। मेरे पास उसे रोकने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने एक हाथ से दरवाजा खींच दिया। बाहर
पेई लूसी मेरा नाम धीमी आवाज में बुला रही थी। शोर सुनकर वो घूम गई। पेई लूसी और चू शाओशुआंग, मेरी दो सबसे मुश्किल एक्स गर्लफ्रेंड्स, इस समय आधिकारिक रूप से टकराईं। ओ तो ये बड़ी स्टार है, कोई आश्चर्य नहीं कि चाओ यांग अभी इतना चिंतित था। चू शाओशुआंग ने पहला व्यंग्यात्मक नोट फायर किया। पेई लूसी, हालांकि, सीधे उसे नजरअंदाज किया और मुझे लहराया। तुरंत उसके बाद उसकी नजर भयंकर हो गई। तुम यहाँ क्यों हो, पेई लूसी? यह पूरी इमारत मेरे परिवार की परियोजना है। मैं जहाँ चाहूँ रहूंगी और जिसके भी घर में चाहूँ। मैं लगभग भूल ही गई थी। तुम एक अमीर दूसरी पीढ़ी की बदमाश हो। चू शाओ शुआंग, क्या तुम्हें चाओ यांग को अनिच्छा से अपने साथ रहने के लिए सहमत करने के लिए पैसे फेंकने पड़े? पेई लूसी का वो एक वाक्य चू शाओ शुआंग को ठीक वहीं मारा जहां दुख रहा। मैंने विषय बदलने की कोशिश की। पेई लूसी ने तुरंत अपना चेहरा बदला और चमकीली मुस्कुराई। चाओ यांग, उसे नजरअंदाज करो। चलो बाहर चलकर खेलते हैं। उसके पास समय नहीं है। चाओ यांग को आज मेरे साथ काम पर जाना है। मैं चाओ यांग से पूछ रही हूँ, मैंने तुमसे नहीं पूछा। तुम्हें उसके लिए फैसला करने का क्या अधिकार है? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तो मुझे तुमसे पूछने दो, तुम अपने आप को क्या समझती हो? उन्हें हॉलवे में झगड़ने से रोकने के लिए मुझे बस इसके साथ जाना पड़ा और उन दोनों को नाश्ते के लिए अंदर आमंत्रित किया। मेज पर मैंने ध्यानपूर्वक उन दोनों के लिए टोफू पुडिंग परोसा, बीच में तला हुआ आटा पकड़े हुए एक निम्न रैंकिंग नौकर की तरह। पेई लूसी ने चू शाओ शुआंग के बनाए टोफू पुडिंग की एक घूंट ली। उसकी आंखों में अविश्वसनीय आश्चर्य की एक झलक आई, लेकिन उसका मुंह जिद्दी रहा। यह मुश्किल से स्वीकार्य है, मिस पेई। आपके पास निश्चित रूप से एक परिष्कृत स्वाद है। क्या आप आमतौर पर खुद के लिए खाना बनाती हैं? मैं आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती हूँ। तुम जैसे निष्क्रिय नहीं, श्वांग, पूरा दिन रेसिपी पर शोध करते हुए। चाहे व्यस्त हो या नहीं, फिर भी सीखना चाहिए। सही है, कुछ लोग बाहर खाना पसंद नहीं करते, तुम जानती हो। सही है। शाओ श्वांग ने गर्मी मेरी ओर मोड़ दी। क्या ऐसा है? मुझे लगा चाओ यांग को बाहर खाना पसंद है। चाओ यांग, तुम कहाँ खाना पसंद करते हो? पेई लूसी ने भी मुझे घूरा, इस घातक सवाल का सामना करते हुए। ठंडा पसीना मेरे चेहरे से बह निकला। मुझे लगा कि मेरा सिर विस्फोट होने वाला है। इस बाल उठाने वाले पल में मेरी जान बचाने वाली फोन रिंगटोन अचानक बज उठी। यह झांग यूवई है, सिस्टर वई हमेशा के लिए। मेरे दिल में मैंने चुपचाप झांग यूवई को धन्यवाद दिया। यह फोन कॉल सच में एक लाइफ बॉय था। एक पल में इसने मुझे जो चू शाओ शुआंग और पेई लूसी की नजरों से मारा जाने वाला था, वापस मानव दुनिया में खींच लिया। हेलो डायरेक्टर झांग, ऑफिस में एक इमरजेंसी है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने नाटक किया कि ऑफिस में संकट है, अभिनय करते हुए जैसे मेरी जान इस पर निर्भर हो। लेकिन ये दो औरतें मेरे साथ बहुत लंबे समय से रही हैं। जिस पल मेरी आंखें झिलमिलाईं, वे जान गईं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लिविंग रूम, जो कभी बारूद की बदबू से भरा था, अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मैंने कुछ और नहीं कहा। पेई लूसी ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। इस नाश्ते ने मुझे महसूस कराया जैसे मैं कीलों के बिस्तर पर बैठा हूँ, बस तले हुए आटे का एक टुकड़ा चबाने में भी। हवा जमी हुई महसूस हो रही थी। खाने के बाद मैं भागना चाहता था। तुम्हें उसे ले जाने दूं? छोड़ो इसे, मिस बिग स्टार। अगर तुम्हारी तस्वीर खींची गई तो यह खत्म है, मुझे उसे ले जाने दो। विश्वयुद्ध 2 को फूटते देखकर मैंने मेज थपथपाई और खड़ा हो गया। ठीक है, मैं सबवे ले रहा हूँ। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मेरे पीछे मूल रूप से आग और पानी जैसी दो औरतें वास्तव में किसी तरह की संधि तक पहुंच गईं। चू शाओशुआंग ने ठंडे तरीके से पेई लूसी को याद दिलाया, न केवल निंगदेश लौट आई है, बल्कि बाई नाम की वो औरत भी चारों ओर छुपी हुई है। आंतरिक रूप से लड़ने के बजाय बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होना बेहतर है। जहां तक मेरी बात है, अभी मैं सबवे पर सुन्न बैठा था, अपनी जिंदगी के विकल्पों पर संदेह करते हुए। अबॉर्ट सही थे। मेरी किस्मत सच में पीच ब्लॉसम लक से शापित है। अगर मैं इस तरह उलझता रहा तो निश्चित रूप से कोई खुशहाल अंत नहीं होगा। मैंने चुपचाप खुद से कसम खाई कि आज से मुझे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए औरतों को छोड़ना होगा। लेकिन वास्तविकता मुझे मूल रूप से मौका नहीं देगी। मुझे बस एक हाई स्कूल की लड़की ने पहचान लिया। तुम चाओ यांग हो, है ना? सबवे स्टेशन तुरंत विस्फोट हो गया। तस्वीरें लेना, ऑटोग्राफ, मैं उत्साही प्रशंसकों से इतनी कसकर घिरा हुआ था कि पानी की एक बूंद भी रिस नहीं सकती थी। भगोड़े की तरह मैं दयनीय रूप से हाथ पैर मारते हुए सबवे से बाहर निकला। जब तक मैं ऑफिस बिल्डिंग के आधार पर पहुंचा, तब तक मेरा सिर अभी भी भनभना रहा था और मैं बस एक झपकी के लिए ऑफिस जाना चाहता था। बेसबॉल कैप पहने एक आदमी मेरी ओर चला और धीमी आवाज में पूछा, चाओ यांग है ना? मेरे पास एक इमरजेंसी है, शायद अगली बार। मैंने बाहर निकाला, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक और प्रशंसक था। अगले ही पल स्टील की एक चमक चमकी और एक तेज छुरा सीधे मेरी गर्दन पर घोंपा गया। मैं सहज रूप से पीछे हट गया। खून की एक पगडंडी वहां दिखाई दी जहां मेरी गर्दन मेरे कंधे से मिलती थी।
प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियां बिजली तेज थीं। मेरे कंधे को चिल्लाने से पहले ही दबा दिया। ठंडा ब्लेड मेरी यूनिफॉर्म में जोर से घुस गया। ऑफिस बिल्डिंग के नीचे की ठंडक संवेदना तुरंत हड्डी चिलिंग दर्द से बदल गई। जैसे ही वो एक और छुरा घोंपने के लिए लपका, मैंने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, आग! हर कोई देखो, आग लगी है। सभी दिशाओं से चीखें फूट पड़ी। हत्यारा घबरा गया, बेताबी से पीछे हटा, मोटरसाइकिल पर कूदा और भाग गया, थकावट से गिरने से पहले। मैंने केवल शांति से दर्शकों को मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहने में कामयाब रहा। 5 मिनट बाद मैक्सिंग मीडिया के प्रवेश द्वार पर झांग यूवेई, जिसने मुझे नहीं देखा था, इसके बजाय पेई लूसी को भी खींचते हुए देखा। 3 औरतों ने अपनी भयंकर बहस शुरू भी नहीं की थी कि मुझे अपने लिए रखने के बारे में, जब एक पीले चेहरे वाला कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, चाओ यांग को सबवे स्टेशन पर छुरा मारा गया, वो हर जगह से खून बह रहा है। चू शाओशुआंग की दृष्टि तुरंत अंधेरा हो गई और वो जमीन पर गिर गई। झांग युवेई अपने चक्कर को नजरअंदाज करते हुए एक पागल औरत की तरह घटनास्थल की ओर भागी। जब एम्बुलेंस मुझे लेकर पेई लूसी की नजर के पास से गुजरी, पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जैसे यह एक नफरत थी जो पागलपन की सीमा पर थी। वो नहीं रोई, केवल ठंडे तरीके से मुड़ गई। अस्पताल में? चू शाओशुआंग ने कांपती आवाज में पूछा। मैं जैक निंग को ढूंढने जा रही हूँ, पेई लूसी ने अभिव्यक्तिहीन कहा। मैं जो किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई, उसे अपनी जान से भुगतान कराऊंगी। चू शाओशुआंग ने उसे नहीं रोका, इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला। वह जानती थी कि यून सिटी की दुनिया छुरे के घाव के कारण पूर्ण अराजकता में उतरने वाली है। एम्बुलेंस के अंदर झांग युवेई ने मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए और कसम खाते हुए कि अगर मैं मर गया तो वो भी जीना नहीं चाहेगी। सिस्टर वेई, मैं मरने वाला नहीं हूं, चिंता मत करो। परीक्षा के बाद डॉक्टर ने पाया कि कोई महत्वपूर्ण अंग नहीं मारा गया। मैंने राहत की सांस ली और अपने खून से सने हाथ को उठाने के लिए संघर्ष किया। हमलावर का मांस मेरे नाखूनों के नीचे है, इसमें उसका डीएनए है। जल्दी से सबूत इकट्ठा करो। केवल एक सांस बाकी होने के साथ भी मैं उस कमीने को, जिसने मुझे मारने की हिम्मत की,